नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आपके समक्ष क्या भूलूं क्या याद करूं को लेकर के। और ये पूरी सीरीज चल रही है, डे 1 से हम लोग पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी। माफ कीजिएगा, आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जो हैं उनके पिताजी। साहित्य से बहुत ही इनका जुड़ाव रहा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, उन्होंने 4 खंडों में ये अपनी आत्मकथा प्रकाशित की है, जिसमें भाग 1 लगा हुआ है आपके नेट जेआरएफ सिलेबस में, जिसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। इससे पहले यदि आपने हिंदी ओशन एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। पूरी क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो जरूर हिंदी ओशन एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, आपको इसमें मूल टेक्स्ट भी पढ़ने को मिलेगा, इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेंगी, सारी क्लासेस रहेंगी। आप इसको एक बार डाउनलोड कीजिए और इसका 100% फायदा लीजिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के नोट्स बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। अगर आप ये ई बुक लेते हैं तो समझ के चलिए आप लोगों की आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि ये हार्ड कॉपी नोट्स के रूप में आपके घर में पहुंचने वाले हैं। इकाई 1 से इकाई 3, इकाई 3 से इकाई 6 और इकाई 7 से इकाई 10, ये 3 कॉपीज आपको हार्ड कॉपी नोट्स के रूप में पहुंचेंगी। आप इसको मंगवाइए और इसका अध्ययन आज ही से शुरू कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ना। सभी को पता होगा कि इनका जन्म 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। अनुक्रम वाले प्रश्न में जितने भी लेखक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनका जो जन्म वर्ष है वो आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए। 1907 में इनका जन्म होता है। ये 10 वर्ष विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर और 6 वर्ष तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावादी काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो कौन से काल में आते हैं? उत्तर छायावादी काल। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है, जो कि 1935 में प्रकाशित हुई थी। आप लोगों ने ये मधुशाला जरूर पढ़ी होगी, इसकी 4 लाइनें तो आपने जरूर पढ़ी होंगी। यह 4 खंडों में विभक्त है। ये बहुत बार पीवाईक्यू के रूप में पूछा जा चुका है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। इसका क्रम पूछा जा चुका है, इसका जो मिलान वाले प्रश्न में पूछा जा, मतलब कई रूप में ये प्रश्न बन चुका है। तो इसको याद रखिए। पहली जो खंड है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये याद रखिएगा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है क्या? 1969, 1969 में। ठीक है। फिर 1 साल बाद इनका नीड़ का निर्माण फिर आता है। दूसरा भाग आता है ये इनकी आत्मकथा को 1970 में। बसेरे से दूर और बसेरे से दूर, ये बसेरे से दूर इनका तीसरा भाग आता है, 1978 में आया था। और 10 द्वार से सोपान तक ये इनका लास्ट है। आत्मकथा का भाग 1985 में प्रकाशित हुई थी रचना। ठीक है, तो 1969, 1970, 1978 और 1985, ये 4 खंडों में विभक्त है। क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। बच्चन जी को उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 से सम्मानित भी किया गया है। तो इनकी आत्मकथा के लिए कौन सा सम्मान इनको प्राप्त हुआ है? सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वन लाइनर के रूप में। 1991 में ये सम्मान इनको दिया गया था। 1969 में प्रकाशित हुई थी रचना। राष्ट्रपति ने भी उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। ठीक है, तो पद्म भूषण से इनको अलंकृत किया जा चुका है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की। तो इनकी एक तरीके से ये सम्मान जो इनको प्राप्त हुए हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने इसमें कर ली कि इस कृति के लिए इनको आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान मिला है और राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया जा चुका है और साहित्य सम्मेलन में इनको साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त हुई है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनेक समकालीन लेखकों ने इसे हिंदी के इतिहास की ऐसी पहली घटना बताया जब अपने बारे में इतनी बेबाकी से सब कुछ कह देने का साहस किसी ने दिखाया हो। इस आत्मकथा को पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। मैंने भी इस आत्मकथा को पढ़ा है, तो उन्होंने अपना एक तरीके से शैशवावस्था से, बचपन से लेकर के जैसे ये बड़े होते गए उस वहां तक की कहानी इसमें देखने को मिलती है। फिर धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं इनकी, आप इस आत्मकथा को आपके पास में अगर ये बुक होगी तो इसमें शुरुआती पेजेस में कुछ आलोचकों ने इनकी बारे में टिप्पणी की है। तो क्या की है टिप्पणी, पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती कहते हैं कि यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया है। तो इन 3 शब्दों को याद रखिएगा। ये धर्मवीर भारती जी कहते हैं
कि बेबाकी से कह दिया, साहस के साथ में और सद्भावना के साथ में। तो ये हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसा हुआ है, ऐसा धर्मवीर भारती जी कहते हैं किसके बारे में? हरिवंश राय बच्चन के बारे में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन देखिए, इनमें क्या कहते हैं ये कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। तो क्या बताते हैं कि सिर्फ उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा, उनके परिवार, उनका व्यक्तित्व ही नहीं बताया उन्होंने, वो जो व्यक्तित्व के साथ में जो काल है, जो क्षेत्र है, जो परिवेश है, वो पूरा समूचा काल, क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों के साथ में उभरा है। तो ये कुछ कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा। गहरे रंगों के साथ में उभरने वाला कौन कहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। बेबाकी और साहस सद्भावना से कौन कहते हैं? तो धर्मवीर भारती कैसे, ये मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि एक बार में, 2 बार में नहीं याद होता है जब तक इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर लेते हैं, या फिर कुछ की वर्ड्स नहीं अपने दिमाग को बता देते हैं और उसका दोहराव करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला कथन रामधारी सिंह दिनकर का है, वो कहते हैं कि हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। तो प्रकाशनों के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि इसके प्रकाशन में अत्यंत रुचि दिखाई गई और इसका अत्यंत ऊंचा स्थान है इस आत्मकथा का। अगला डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। और आज का अंतिम वक्तव्य कहते हैं नरेंद्र शर्मा जी कि यह हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। ठीक है, तो चरम परिणति कौन बताते हैं? चरम परिणति बताते हैं नरेंद्र शर्मा। हिंदी साहित्य आत्मकथा साहित्य की हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति मानने वाले हैं नरेंद्र शर्मा। ठीक है, ये याद हो गया ना आप लोगों को? 1969 में प्रकाशित हुआ था, 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर पसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। 1907 में इनका जन्म होता है, सरस्वती सम्मान इनको मिला था। और धर्मवीर भारती ने क्या बोला है? बेबाकी के साथ में बोल दिया है, गहरे रंगों के साथ में उभरा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह कहते हैं प्रकाशन के बारे में कि प्रकाशनों में इसका स्थान अत्यंत ऊंचा है। और ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी। पाथेय शब्द का यूज करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। और लास्ट में चरम परिणति बताते हैं नरेंद्र शर्मा। ठीक है, चलिए भूमिका पढ़ते हैं। पहले संस्करण की भूमिका में क्या कहते हैं? लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। तो कितने वर्ष बताते हैं? 40 वर्ष बताते हैं कि लेखन करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुका है। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं, कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर से नहीं उठा हो। तो क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि पिछले 40 वर्षों से मैं लेखन कार्य करता आया हूँ, और इस आत्मकथा को लिखते हुए हृदय पर हाथ रखकर मैं कह सकता हूँ कि सौगंध खा के कहता हूँ कि ऐसा नहीं है जो मेरे अंतर से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा, अनुवादों के मामले में भी नहीं। यह जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस सीढ़ी पर मैं हूँ, उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित ना कर डालूंगा, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। तो होता है ना, एक समय आता है, एक लेखक का समय आता है, दौर रहता है कि अब क्या लिखना है। तो अब उन्होंने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की। वो भी ऐसा नहीं कि एक बुक में उनकी पूरी आत्मकथा आ गई हो। 4 रचनाएँ लगी, 4 मोटी-मोटी पुस्तकें लगी। आप देखेंगे जब इनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो आपको आगे की पढ़ने की दिलचस्पी ज़रूर रहेगी कि क्या भूलूं क्या याद करूं पढ़ लिया, फिर नीड़ का निर्माण पढ़ लिया, उसके बाद में फिर 10 द्वार से सोपान पढ़ लिया, फिर लास्ट में क्या था? बसेरे से दूर पढ़ लिया, फिर 10 द्वार से सोपान पढ़ लिया। ठीक है? तो ये इनकी रचना है। आगे लिखते हैं कि जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी यत्किंचित शांति, शांति शब्द से मैं इतना व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं कि उसमें अशांति भी शामिल हो सके, मिलती रही है। मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता रहा हूं। इसी विश्वास के बल पर मैं यह आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है, और इसे मैंने अपने सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छानुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए, तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना ना करूँगा। उसकी सब त्रुटियों, कमियों, भूलों और पछतावों के साथ में। तो क्या कहते हैं कि मुझे फिर से इच्छा के अनुसार अगर मुझे जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए, तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना ना करूँगा। मतलब जो मेरा जीवन था वो सर्वश्रेष्ठ था, और किसी का जीवन मैं नहीं जीना चाहता।
सबसे बड़ा कारण कि इसी के बल पर तो मैं दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हूँ। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं। सायुज्य मुक्ति यही है, सबसे युक्त होकर मुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इतनी ही पंक्ति पूछ ली जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि किस रचना से उद्धृत है। नोट कीजिएगा इसको, सायुज्य मुक्ति यही है, सबसे युक्त होकर मुक्त। आपका भी यह विश्वास हो तो मुझे साधारण से युक्त होना आपके सर्वसाधारण से युक्त होने का एकदम एक कदम हो सकता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है, कितना आप हो सकते हैं, कितना मैं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है, पता नहीं यह आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। मतलब अपनी रचना के बारे में कहते हैं पाठकगण से कि पता नहीं, ये मेरी ईमानदारी का फल है, पता नहीं आपसे सहानुभूति मिलेगी या फिर नहीं। क्या भूलूं क्या याद करूं मेरी पूरी योजना का 1/3 भाग है। इतने ही बड़े 2 और भाग यथा समय आपके समय आएंगे। तो उस समय वो क्या कहते हैं कि इसके अलावा 1/3 भाग है ये, ठीक है? 1/3 भाग है। इसके अलावा 2 भाग और आएंगे। तो 3 ही भाग की चर्चा कर रहे थे, लेकिन लिखते-लिखते इतना इनको और चीजें याद आती गई, इतना मन का चित्रण ऐसा बढ़ता चला गया कि इनको चौथी पुस्तक भी छपवानी पड़ी। नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में यदि समय हो, समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया। तो क्या कहते हैं कि यथा समय 2 बुकें और आएँगी, नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में यदि समय ने हमारा साथ दिया और स्वास्थ्य ने साथ दिया तो ज़रूर ये पुस्तक आएँगी। मैं यह भी बताना चाहता था कि यह आत्मचित्रण मैंने किस मनोवृत्ति से किया है, पर जिन शब्दों में उसे मैं बता सकता था, उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व फ्रांस का एक महान लेखक मानतेन कहाँ का था? 400 वर्ष पूर्व की बात बता रहे फ्रांस का लेखक। अपना आत्मचित्रण करते समय उसे व्यक्त कर चुका है। जब मैंने इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाई है, तब मैंने उसे स्वस्थ वाचन की श्रद्धा से पढ़ लिया है। और अपने और आपसे यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब-जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें, आप उसे भी पढ़ लें। आप उसे इस इस कृति के प्रथम पृष्ठ के पूर्व पाएँगे। आप इस कृति के प्रथम पृष्ठ में प्रथम पृष्ठ के पूर्व में पाएँगे, ऐसा बताते हैं। आगे लिखते हैं कि मैं जो कुछ लिखता हूँ, उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। उससे लाभान्वित भी होता हूँ। खेद है, जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आया है, मैं लैम्बेगो में पढ़ा हूँ। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब ये पांडुलिपि जो क्या भूलूं क्या याद करूँ छपने गई थी प्रेस में, तब ये कहाँ पे थे? तो लैम्बेगो में बता रहे थे, लैम्बेगो में पढ़ा था, मतलब मैं वहां पे था। प्रेस के लिए इसे अंतिम रूप देने का कार्य श्री सत्येंद्र शरत ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रचना प्रकाशित होने के लिए गई तो ये स्वयं नहीं लेके गए थे, इनके कोई मित्र रहे हैं सत्येंद्र शरत, वो लेकर के ये पांडुलिपि गए थे। इस सहयोग के लिए मैं उन्हें जितना भी धन्यवाद दूं कम है। अगस्त 1969 बच्चन। सारांश के रूप में देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं। तो इन्होंने पूरी जो कायस्थ श्रेणी के थे, तो कायस्थों का जो जीवन जो एक तरीके से कहा जाए कि जो पीढ़ी चली आ रही थी, है ना? तो वो पीढ़ियों के बारे में बताते पूरा चले आ रहे हैं। और कायस्थ में कौन कुछ जाति विश्लेषण भी करते हैं इस आत्मकथा को जब पढ़ते हैं, तो शुरुआती पेजेस में ये आपको देखने को मिलता है। परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी का जीवन चित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात के रखते हैं। वे करकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं, करकल और उनकी पत्नी चंपा से, ये बहुत अच्छा किस्सा है। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी थोड़ा-सा इश्यू आ गए थे पढ़ते हुए। तो करकल और उसकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं। तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अंकुरण भी दिखाते हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम श्यामा और दूसरी पत्नी का नाम तेजी, तेजी बच्चन। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों की सरगर्मी का आभास होता रहता है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। मुख्य बिंदु के रूप में आपको जो याद रखना है ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोढ़ा गांव का जिक्र करते हैं। कौन सा गांव? अमोढ़ा। ये बन चुका है पीवाईक्यू में। अमोढ़ा गांव का जिक्र है। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं। तो कायस्थों की लिपि क्योंकि श्रीवास्तव थे, तो किस लिपि को ये कहते हैं? कायस्थों की लिपि कहते हैं कैथी लिपि को, याद रखिएगा। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर में जेल दरोगा थे। तो याद रखिएगा, इनके दादाजी ललितपुर में जेल के दरोगा थे। वहीं बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ था। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे। अब समझ लीजिए पीएचडी करने कब गए थे? जब 44 साल के हो गए थे बच्चन, तब गए थे कैम्ब्रिज। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती
एजेंट भी काम किया था। बच्चन छठी संतान थे, याद रखिएगा। जो बच्चन जी थे, ये अपने पिताजी के छठी संतान थे। बच्चन को लक्ष्मीनिया चमारिन के हाथों उनकी माँ ने 5 पैसे में बेच दिया था। होते ना कभी-कभी बच्चे नहीं पलते हैं, तो उनको बेच दिया जाता है 1 रुपए में, 2 रुपए में। तो बताते हैं कि मुझे लक्ष्मणिया चमारिन के हाथों में उनकी माँ ने कितने पैसे में बेच दिया था? 5 पैसे में। बच्चन का बचपन मोहल्ला चक जीरो रोड की गलियों में गुजरा या बीता था। मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने पर ये कटघर में वग गए, बस गए, यहाँ पे होगा बस गए, कटघर में बस गए। बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ था। बच्चन श्यामा को जॉय, ये गलत है, जॉय, JOY, ठीक है, मैं इधर लिख दूं, JOY। याद रखिएगा, बच्चन श्यामा को जॉय और श्यामा बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी, ठीक है। तो बच्चन जी श्यामा को क्या पुकारते थे? जॉय कहकर पुकारते थे। और जो श्यामा बच्चन थी वो अपने पति को सफरिंग बुलाती थी, मतलब हरिवंश राय बच्चन को सफरिंग कहकर पुकारती थी। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते हैं। बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पहला तो क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर का नाम याद रखिएगा। जो बसेरे से दूर है वो जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था। हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था भी भूमिका में ना, जीवन की आपाधापी प्रकाशित होगी। तो यहाँ पे अर्थ जीवन की आपाधापी रचना का नाम उन्होंने बताया है। तो बसेरे से दूर नाम से प्रकाशित हुआ, ये नरेंद्र शर्मा जी बताते हैं। पात्र देख लेते हैं। मिट्ठू लाल नायाब कोतवाल, मिट्ठू लाल बच्चन के परदादा थे। उन्होंने ही इनका कई खंडों का विशाल पुश्तैनी मकान बनवाया था, जो गरीबी के समय पर थोड़ा-थोड़ा करके बिकता रहा। मतलब बहुत बड़ा मकान था, फिर गरीबी के समय में इनका थोड़ा-थोड़ा मकान बिकता रहा था। राधा मिट्ठू लाल की बहन। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्ठू लाल के यहाँ रहने आ गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ में रही। मतलब इनकी जो बहन थी, इनकी जो बुआ थी राधा, वो अपने भाई के साथ में रहती थी। भोलानाथ मिट्ठू लाल के पुत्र हैं। भोलानाथ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बता रहे हैं हम, देखिए मिट्ठू लाल के जो पुत्र थे वो भोलानाथ थे। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में जेल के दरोगा रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस इलाहाबाद आ बसे थे। महारानी राधा की पुत्री फिर हुई, ठीक है। महारानी किसकी पुत्री थी? राधा की पुत्री थी। महारानी भी अपने पति का घर त्याग गई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वह घर से चली गई और कसम खाई कि लौट कर देहरी पर पांव नहीं रखूंगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वहीं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती भी हैं तो देहरी के बाहर ही रहती हैं। बुद्धि महारानी की पुत्री। पहले क्या था? महारानी कौन थी? पहले राधा थी, राधा के बाद महारानी, महारानी के बाद बुद्धि, ठीक है। ये एक परंपरा चली आ रही है। इनकी बिटिया का नाम महारानी, महारानी की बिटिया का नाम बुद्धि। बुद्धि महारानी की पुत्री है। तुलसी भोलानाथ की पुत्री है। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र व बच्चन जी के पिता है। प्रताप नारायण याद रखिए, इनके पिता का नाम याद रखिएगा, प्रताप नारायण। सरस्वती, सरस्वती बच्चन जी की माँ है। बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और शिक्षित थी। बच्चन पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर मंगल पंडित, मंगल पंडित बच्चन परिवार के सहृदय थे, पंडित, ठीक है। और गाढ़े वक्त में साथ खड़े रहे, मतलब गाढ़ा वक्त में भी कठोर वक्त आया था। सुंदर मंगल की पत्नी, करकल मंगल के पुत्र हैं। करकल करकल बच्चन का अभिन्न मित्र था। उसका विवाह चंपा से हुआ था। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई थी। चंपा करकल की पत्नी है और इनकी तरफ भी आकर्षित होते हैं बच्चन जी। चंपा एवं बच्चन में करकल की मृत्युपरांत प्रेम संबंध उपजता है। वह गर्भवती हो जाती हैं तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती हैं, जहां वह कड़ी यातनाएं झेलती हैं। इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा बच्चन की पहली पत्नी। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने कराया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन के निराश जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया था। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है ना, तो वो बहुत बीमार रहती है और वह कई वर्ष तक यातना भोगती हैं। बच्चन को भी क्षय रोग होता है तो वह उनकी बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उस दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई हैं। शालिग्राम शैल कुमारी बच्चन की बहन है। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर हैं। अन्य पात्रों में मुहगिनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण, प्रकाशो, महेश, मुक्त, राजनाथ पांडे,
ये सारे ही अन्य पात्रों में। अब पात्र तो बहुत है क्योंकि उपन्यास या आत्मकथा में पात्रों का पूरे पात्रों का बता पाना, जो अन्य पात्र जो मुख्य पात्र थे वो भी बता दिए, अन्य पात्र भी बता दिए और भी एक और आध पात्र होते हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं। लेकिन ये जो मुख्य पात्र थे इनको याद रखिएगा आप। प्रमुख उदाहरण पढ़ लेते हैं अब। इसी पुस्तक में से कुछ कथन या उद्धरण हैं उनको पढ़ते हैं। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। अगला है, जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। अगला है, जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती हैं वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती हैं। अगला है, कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी। बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदल गया और फर्शी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? हुक्का मिला था अकबर बादशाह की भेंट के द्वारा, लेकिन उसकी जितनी उसके और वो अंग होते हैं वो अंग प्रत्यंग सब टूट जाते हैं और नई लगती जाती है, नई लगती जाती है और फिर भी उसको कहा जाता है अंत में कुछ भी पुराना रहता नहीं है फिर भी कहा जाता है अकबर बादशाह की ये भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी ना रह गया था। स्थूल वस्तुएं ही नहीं शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती हैं। इंपॉर्टेंट है ये कथन यहाँ से। अगला, मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। याद रखिएगा जो मनसा थी उनकी छठी पीढ़ी में बच्चन जी के पिता थे। खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। हुक्का गंसी चाचा पीते थे। याद रखिएगा जो हुक्का था वो गंसी चाचा पीते थे पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं पीते थे। बड़े भाई यह जानते थे और दो चार कश खींच के वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था जो कहीं पीछे बैठे रहते थे। वे गांव से लकड़ी मांगते और शहर में खूंटे गाड़कर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हुई गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकार थी और ये कुछ उनसे 19 पड़ते थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। मतलब कुछ लकड़ी का सामान रहा होगा वो रिजेक्ट हो गए थे, कुछ पार्सल भेजना होगा। तो बताते हैं किस्सा वहां पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। लौट कर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल ला का वे इसी तरह उच्चारण करते थे। मतलब समझ रहे हैं, मार्शल ला बोलते थे लेकिन मार्शल ला उच्चारण करते थे। तो उसी आंचलिकता में उन्होंने यहाँ पर शब्द रख दिया है। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाया गया और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद आधिकारिक रिपोर्ट के पढ़ने पर ना मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है और अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए और जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से नहीं अधिक सजीव होता है। इंपॉर्टेंट है ये। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। अगला है, स्त्रियों के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका क्या भूलू क्या याद करूं से है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उसके सपनों में कोई इससे अधिक सुंदर, मधुर और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक कहानी यह भी आ जाएगा या आपका बंटी आ जाएगा तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी वजह से अक्षरशः मैं पढ़ाती हूँ, कुछ भी चीजें ना छूटे और आपको जो कंफ्यूजिंग पार्ट लगे उसका आप मल्टीपल टाइम रिविजन करें। अगला है, जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती हैं। जब उन्हें अधिकार की लौह श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है तब वे बिखर जाती हैं। अगला है, बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्च के लिए दादी की काफी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है जिससे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी नहीं। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानते हैं जो झिझोड़ कर फेंक दे। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, कल्पना तभी सजीव और सबल होती है जब
उसका आधार यथार्थ में हो, यथार्थ बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। अगला है, सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह का करता है। नेक्स्ट, भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं, जितना है वह संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्रायः सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित ना जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता ना भी हो तो असंतुलन, एक एकांगिकता, विकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाला ये कथन है। ठीक है, ये क्या भूलू के याद करूं से है। एक माटी की मूर्ति मैंने पढ़ाया था, वह कलम ही क्या जो निंदा के लिए उठती हो, ऐसा करके कथन था ना, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे भी कलम की बात करते हैं लेकिन यहाँ बच्चन जी बात करते हैं। अगला है, जिज्ञासा केवल अशांत रखेगी। फिर है, नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी, कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का। क्या बात कही है, कितना मार्मिक एक तरीके से लिखावट है इनकी। अभिनेत्री के रूप में बताते हैं, मतलब अपनी पीड़ा को वो उजागर नहीं करती हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अगला है, और आज का यह अंतिम वक्तव्य, प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल से में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा ना दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जो इम्पोर्टेंट कथन थे वो पढ़ा दिए मैंने, जो भी इम्पोर्टेंट इसमें तथ्य थे वो पढ़ा दिया, सारांश पढ़ा दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और जो भी अगला टॉपिक रहेगा। अभी तक मैंने आपको माटी की मूर्तें पढ़ा दिया है, ठीक है, ठकुरी बाबा पढ़ा दिया है, क्या भूलू क्या याद करूं हो गया है। नेक्स्ट आपका रमणिका गुप्ता जी का आप उधर ही पढ़ाएंगे। मुर्दैया प्रेमचंद घर में एक कहानी, यह भी आवारा मसीहा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसको प्लेलिस्ट नहीं मिली है वो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका लिंक। और जो बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, समय अनुसार वहां पर कुछ क्वेश्चंस भेजती रहती हूँ, वहां पर लिंक भी जाते रहते हैं। कोई समस्या हो तो 7209973250 नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।